Dear student, today we have started new chapter company account issue of share। इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा यानी कि क्लास 11th में, उसमें हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पूरी अकाउंटिंग यानी कि सोल प्रोप्राइटर में जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर लास्ट अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में पूरी अकाउंटिंग हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हमारे सामने अकाउंटिंग था सेकंड ईयर क्लास 12th पार्टनरशिप फर्म में भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो भी मेंटेन होता है वो भी सेम प्रोसेस में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हमने एक न्यू अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा और लास्ट एज ए बैलेंस शीट। तो ऑलरेडी जब हम लोग फर्स्ट ईयर में ये सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को हम समझ चुके हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट में। सेम अकाउंटिंग हमें पार्टनरशिप में भी था, लेकिन पार्टनरशिप में ये न्यू अकाउंट एज ए पीएल एप्रोप्रिएशन की इंफॉर्मेशन जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा था, ये हमारे क्लास 12th में था, जो कि पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर एज ए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में के अलावा फंडामेंटल के बाद हमने देखा उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो न्यू चैप्टर है इसके बारे में बताया जाएगा एज ए कंपनी अकाउंट। तो इस कंपनी अकाउंट्स में भी जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले हमें ये समझना है कि कंपनी का मतलब क्या है। तो इसके लिए अब जो भी बुक्स की इंफॉर्मेशन है उसको कंसीडर करें। बुक की इंफॉर्मेशन में जो लैंग्वेज दे रहा है वो फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप and partnership firm of business organization could not meet the growing demand of very big business because of their limitations such as a limited capital, limited managerial ability, unlimited liabilities and other drawbacks। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले किसके बारे में समझे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसमें अकेला एक पर्सन ओनर होता है, जिसमें लिमिटेड कैपिटल एडिशन होगा, एक ही पर्सन ओनर है। पार्टनरशिप फर्म में 2 और मोर पर्सन होंगे, ऐसी सिचुएशन में कैपिटल स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा। लेकिन इन दोनों टाइप ऑफ बिजनेस में यानी कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ ड्रॉबैक्स मिले, जिसकी वजह से एक न्यू बिजनेस ट्रेंड यानी कि कंपनी अकाउंट्स के बारे में अब बात की जा रही है। नेक्स्ट,
Therefore, a company form of business organization came into existence to do away with the defects of sole proprietorship and partnership form of business organization. A company is a voluntary association of person. तो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि एक कंपनी में कई लोग होंगे जिनका एक एसोसिएशन होगा, फ्रेम थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसको कंपनी को, जो भी कंपनी है इसको फ्रेम किया जाएगा प्रोसेस ऑफ लॉ से, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। तो अब बात की जा रही है कंपनी में जो यहाँ डीमेरिट्स दिख रहे थे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में, वो डीमेरिट की वजह से क्या आया, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। और कंपनी में क्या बेनिफिट है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी लार्ज। कैसे, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में 1 पर्सन ओनर था, पार्टनरशिप फर्म में 2 और मोर पर्सन होंगे, कंपनी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात की गई, यानी कि कई लोगों के एक साथ मिलकर के बिजनेस कैरी करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी लार्ज होता है। तो जो भी लार्ज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसको एक स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिफरेंट पर्सन होंगे उन पर्सन को जो भी बिग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड करने के बाद जो भी स्मॉल कैपिटल है वो जैसा पब्लिक या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो भी है वो चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं एक पब्लिकली ऑफ़र किया गया कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपीज़ है। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो जितने का इन्वेस्ट करेगा उतने का उस कंपनी में एज ए ओनर होगा। तो एक तरह से ये पब्लिक इन्विटेशन है, पब्लिक से कैपिटल कंट्रीब्यूट करा रहे हैं। इस सिचुएशन में हम काफ़ी लार्ज कैपिटल हम कंट्रीब्यूट करा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटर में ये बेनिफिट नहीं है। इन ए डेफिनेशन, ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें शुरू से पता है कि फर्म अलग है और ओनर अलग है, सेपरेटिविटी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। तो हर कंपनी का अपना नेम होता है, तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जो भी कंपनी है उसको जब रजिस्टर्ड करते हैं और जो कंपनी पब्लिकली इनवाइट, कंपनी में क्या करते हैं कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पब्लिकली इनविटेशन देते हैं कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी पर्सन इसमें इंटरेस्टेड है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पूरा कंपनी को फ्रेम करने का प्रोसेस है, यानी कि जिस दिन हम ये कंपनी स्टार्ट करते हैं उसी दिन ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसके कुछ लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ। Having separation entity with a perpetual succession and a common seal. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये पहले ही बताया गया, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। और परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि अगर कंपनी है तो उस कंपनी में कई ओनर होंगे, क्योंकि पब्लिकली इन्विटेशन है, पब्लिक का कोई भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट करके एज ए ओनर की तरह से उसका इस कंपनी में रोल होता है। तो इस सिचुएशन में परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो भी ओनर हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो चेंज होते जाते हैं, उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एज ए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे चलते हैं। नेक्स्ट, एंड कॉमन सील।
तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस वजह से ये किसी भी कंपनी के साथ, फर्म के साथ, किसी भी पर्सन के साथ एज ए एग्रीमेंट कर सकता है। तो उस एग्रीमेंट के लिए उनका एक ऑथराइज सिग्नेचर है जिसको एज ए कॉमन सील कहा गया, यानी कि जनरल लैंग्वेज में हम इसे मोहर बोल सकते हैं, स्टैम्प। तो ये क्या है, एज ए कॉमन सील, कंपनी की एक ऑथराइज सिग्नेचर। Characteristic of a company. Following are the essential characteristic of a company. First, separate legal entity. तो ये अभी हम लोगों ने बात किया कि फर्म अलग है और ओनर अलग है। ऐसी सिचुएशन में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात है। अ कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टेंस एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो इससे पहले सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में वो ओनर होते थे। यहाँ पे उन पर्सन को एज ए ओनर तो इंडिकेट करते हैं, लेकिन उस कंपनी के मेंबर की बात कर रहे हैं, उसे एज ए कंपनी के जो भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एज ए मेंबर भी कहते हैं। तो यही लैंग्वेज ये दे रहा है, ए कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज़ क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर से अलग होती है, यानी कि सेपरेट फर्म अलग है और ओनर अलग है। अब यहाँ कंपनी में बात कही जाएगी कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, उनको एक नहीं मानते। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी कि कंपनी अपने ही नेम से किसी एसेट्स को परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है। कैन ओपन बैंक अकाउंट, और कंपनी के नेम से एक बैंक अकाउंट ओपन भी हो सकता है in its own name and can enter into contract since a company has a legal personality distinct from that of its member. Clear ये? Creditors of such a company can use only the company for his debt and not any of its member. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप फर्म में अगर लाइबिलिटी एक्सीड कर गई है एसेट से, तो इस सिचुएशन में जो भी ओनर होंगे या पर्सन होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उनकी लाइबिलिटी होती है कि उस डेप्ट को पूरा करें। लेकिन इन ए कंपनी क्रेडिटर्स ऑफ सच कंपनी कैन यूज ओनली द कंपनी फॉर हिज डेप्ट्स। तो कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा क्रेडिटर्स यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। अगर कोई डिफिशियंसी है तो उसे कंपनी के मेंबर्स से को पूरा नहीं करना होगा, तो केवल कंपनी के एसेट से ही उसे सेट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। The existence of a company is not affected by the retirement, death, legacy or insolvency of its member। यानी कि जो कंपनी है वो किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होती है, चाहे उसके मेंबर में कोई भी चेंजेस हो ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, यानी कि मेंबर्स में चेंजेस हो सकता है, लेकिन कंपनी में परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, वो अपना कंपनी मार्केट में एग्जिस्टेंस करेगी ही करेगी। शेयर होल्डर्स में केम एंड शेयर होल्डर्स में गो आउट। तो वो जो मेंबर हैं यानी कि जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस मेंबर को एज ए लैंग्वेज दिया गया है शेयर होल्डर्स। कंपनी में जितने शेयर होल्ड करेंगे वो एज ए क्या है, शेयर होल्ड, उस पर्सन को शेयर होल्डर कह रहे हैं। तो शेयर होल्डर में केम एंड शेयर होल्डर्स में गो आउट बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी चलती रहेगी अनलेस वाइंड अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, यानी कि जब तक कंपनी वाइंड अप यानी कि कंपनी बंद नहीं हो जाती, क्लोज नहीं हो जाती, तब तक ये कंपनी चलेगी। तो जब तक ये वाइंड अप होगा तो वाइंड अप भी किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट।
नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of the shareholder of a company is limited to the unpaid value of his share. Unpaid value of his share. इसका मतलब है यानी कि जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के शेयर ले रहे हैं, जितने का शेयर होल्ड कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है उतना ही अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? इन रुपीज़ कैपिटल 10 लाख। तो आगे अभी हम और डिटेल समझेंगे। कंपनी में ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसको एज ए कैपिटल नहीं बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली इसको समझाने के लिए बताया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है किसी कंपनी का, 10 लाख। इसको स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट में हम डिवाइड करने की बात कर रहे थे, तो हमने इसे टोटल यूनिट एज ए 1 लाख। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है 10 लाख और टोटल यूनिट कंपनी के पास हैं कितने, 1 लाख। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की प्राइस जो आएगी, 1 यूनिट वैल्यू ₹10। तो ये कैपिटल है। ये जो स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट है 1 लाख, इसको हम कहेंगे कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को 1 लाख शेयर में डिवाइड किया और 1 यूनिट यानी कि 1 शेयर प्राइस ₹10, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10। तो जो भी पर्सन जितने शेयर लेंगे उतने के ओनर होंगे, यानी कि इसी को बोला गया एज ए शेयर होल्डर। यानी कि जो भी मेंबर या पर्सन होंगे जितने शेयर होल्ड करेंगे वो एज ए क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो 1 शेयर की प्राइस हमने यहाँ बताया कितना, 10 रुपीज़। तो कंपनी ये 10 रुपीज़ जो एक शेयर की वैल्यू है, इसे भी एक साथ ना लेकर के इस 10 रुपीज़ को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसे 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। 2.5, 2.5, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़। तो यानी कि 10 रुपीज़ को ये 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, 2 रुपीज़ 50 पैसे, 2 रुपीज़ 50 पैसे, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ₹3 एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट ₹2। टोटल वैल्यू 10। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने एक शेयर परचेस किया और उसकी टोटल वैल्यू 10 रुपीज़ में से सिर्फ उसने कितना पेमेंट किया है, 7 रुपीज़ तक पेड किए हैं, तो उस मेंबर के ऊपर अब सिर्फ लाइबिलिटी कितने की होगी, ₹2 की लाइबिलिटी आएगी। तो यही अब बुक की लैंग्वेज में देखा जाए, लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो ये क्या है, अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ए कंपनी इज 10, shareholder has already paid ₹8. He can be called upon to pay not more than ₹2 per share. क्लियर स्टूडेंट? अब और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एज ए फोर्थ, कॉमन सील। सिंस द कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपनी एज ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर। तो वो काम कैसे करता है, उसके पास एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है जिस एज ए एजेंट की तरह, जिसे क्या कहा गया, एज ए कंपनी का डायरेक्टर्स। ऑल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स मस्ट बियर द सील ऑफ द कंपनी। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के लिए प्रिपरेशन होगी,
और कौन करेगा, वो डायरेक्टर्स के थ्रू होगा, और उस पर एक कॉमन सील यानी कि कंपनी की एक ऑथराइज सिग्नेचर जो की बात कही गई थी उसे वो यूज़ करके कंपनी की तरफ से एज ए कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है किसी पर्सन के साथ। नेक्स्ट, द कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो ये कॉमन सील क्या है, कंपनी का एक ऑथराइज सिग्नेचर है यानी कि ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर। तो ये अभी हम लोगों ने बात किया, कंपनी ने क्या किया, जो भी कैपिटल है कंपनी की उसको डिवाइड किया गया है स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट में, जिस स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट को क्या कहा गया, एज ए शेयर। These शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो ये जो शेयर है यानी कि जिस पर्सन ने कंपनी का शेयर ले रखा है वो जब चाहे कंपनी के शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन कह रहा है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अगर कंपनी ने कोई कंडीशन रखा है तो उस कंडीशन को भी ध्यान में रख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अभी तक हम बात करते फर्म अलग है, ओनर अलग है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें सामने आएंगी कंपनी में। एक हो गया कंपनी, एक होगा मैनेजमेंट, और एक होगा ओनरशिप। तो हम कह सकते हैं ओनरशिप किसके पास है, शेयर होल्डर, कंपनी के जो शेयर परचेस कर रहा है। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में यानी कि अगर किस कंपनी में कई सारे ओनर हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास 10 लाख है, हमें स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट में 1 लाख टोटल यूनिट है जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 है। तो पब्लिकली जब ऑफ़र किया गया तो 1 लाख यूनिट ये पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया यानी कि पब्लिक ने परचेस कर लिया। इस सिचुएशन में हम नॉर्मल ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर हैं जिन्हें कितने 1 लाख शेयर होल्डर ने ले रखा है। तो हर शेयर होल्डर के पास एक शेयर है, तो कंपनी के रियल ओनर यही शेयर होल्डर हैं। तो इस सिचुएशन में कई सारे ओनर दिख रहे हैं, तो क्या सभी बिजनेस का रीड करेंगे, नहीं। उनकी तरफ से शेयर होल्डर की तरफ से कुछ पर्सन एज ए मैनेजमेंट में ऑथराइज होते हैं। तो इस मैनेजमेंट में शेयर होल्डर का भी कोई पर्सन हो सकता है या किसी अदर आउटसाइडर को हायर करके भी मैनेजमेंट में एज ए लेके कंपनी आ सकती है। शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी, but usually the number of shareholders is quite large, and as such it is neither possible nor desirable for each member to take part in the day-to-day management। तो जब लार्ज नंबर ऑफ ओनर हैं, शेयर होल्डर हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबको एज ए कंपनी कैरीड करने के लिए या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट के लिए ओपन रखा जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस वजह से मैनेजमेंट को शेयर होल्डर से अलग रखा गया है। देयरफॉर द कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट में कुछ पर्सन होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन, जिनको क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।